भेद। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि क्रिया क्या होती है, कौन कौन सी होती है, क्रिया किन से बनती है, और प्रथम प्रमाणार्थक क्रिया क्या होती है और द्वितीय प्रमाणार्थक क्रिया क्या होती है। अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, ठीक है। तो क्रिया के भेद कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। क्रिया के भेद कई प्रकार से होते हैं। हम जो सबसे पहले क्रिया के भेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो हमारे दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक, और नंबर 2 सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। क्रिया के भेद सबसे पहले कर्म के आधार पर, सबसे पहले कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हमारे दो भेद होते हैं क्रिया के। पहला हमारा अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनकी कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ए धन कर्म, ए धन कर्म, और सकर्मक में क्या आ जाएगा, से धन कर्म। हाँ, तो अकर्मक में क्या है हमारा ए धन कर्म, सकर्मक में से धन कर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये हो गया हमारा कर्म के बिना, कर्म के बिना, और ये हो जाएगा हमारा कर्म के साथ, कर्म के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ए धन कर्म यानी कर्म के बिना, और से धन कर्म यानी कि कर्म के साथ, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसमें कि अकर्मक जो क्रिया होती है हमारी, अकर्मक जो क्रिया है हमारी, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब सकर्मक में इसी का उल्टा है कि इसमें कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। एक बार फिर से सुन लो, अकर्म ए धन कर्म और सकर्म से धन कर्म। अकर्म यानी कि कर्म के बिना, सकर्म कर्म के साथ, और अकर्म में और क्या होता है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन वाक्यों में जो कर्म होता है उसकी अपेक्षा नहीं होती है, और सकर्म में जो कर्म होता है उसकी अपेक्षा होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि हमें अकर्मक क्रिया की और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, अकर्मक क्रिया की और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए अकर्मक क्रिया में कि इसमें
इसमें इसमें क्या इसमें क्या करने से या इसमें क्या करने पर जवाब नहीं मिलता है। अकर्मक है तो नहीं होगा, नहीं मिलता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है हमारा, इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। और सकर्मक में क्या होता है, इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि अकर्मक क्रिया में क्या था हमारा, इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। और सकर्मक क्रिया में इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। अब हम देखेंगे कि जवाब कैसे नहीं मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करेंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये जो मैंने बताया क्या अकर्मक में, इसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। तो देखो इसमें दो चीजें देखते हैं, अकर्मक में या सकर्मक में जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो इसमें दो चीजों को देखते हैं। सबसे पहले कर्ता और दूसरा क्रिया। दूसरी क्या चीज देखते हैं, क्रिया। तो कर्ता क्या है इसमें हमारा, पक्षी, ठीक है, और क्रिया क्या हो गई हमारी इसमें, उड़, यानी कि उड़ना। और क्रिया की पहचान क्या बताई थी हमने कि लास्ट में ना जरूर होता है। तो कर्ता हो गया इसमें पक्षी और क्रिया हो गई हमारी उड़ना। अब ये चीज तो बचती है बीच में, इसी को बोलते हैं हम कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। तो हमें इस चीज से क्या से जब हम क्या का प्रयोग जब हम इस वाक्य में करेंगे तो हमें इस कर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया इन दोनों को लेना होता है। तो हम इसमें क्या का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसमें हमें देखना है कि क्या कहाँ लगाना है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या करना है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम कर्ता और क्रिया दोनों के बीच में क्या का प्रयोग करेंगे तो हमें जवाब इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं बताओ। पक्षी आकाश थोड़ी ना उड़ जाएंगे या पक्षी पैर थोड़ी ना उड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये वाक्य हो गया हमारा अकर्मक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे
ठीक है, तो इसमें हमारा कर्ता क्या हो गया, एकता। एकता क्या हो गया हमारा, कर्ता। और क्रिया क्या हो गई इसमें, बनाना। ये हो गई हमारी क्रिया, बनाना। और कर्ता हो गया हमारा एकता। तो अब एकता और बनाना के बीच में क्या रख के देखो, क्या एकता क्या बना रही है, एकता क्या बना रही है। हमें आंसर मिल रहा है खाना बना रही है। खाने की जगह कुछ अन्य चीज भी हो सकती है, जैसे कि इसमें है कि एकता खाना बना रही है, हो सकता है कि एकता कुछ और कर रही हो। खाने में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि रोटी बना रही है, खाने की जगह हम रोटी भी कह सकते थे, रोटी बना रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस वाले वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर हमें जवाब मिल रहा है। एकता क्या बना रही है, एकता क्या बना रही है, तो क्या बना रही है, खाना बना रही होगी, रोटी बना रही होगी, या कुछ अन्य काम कर रही होगी। ठीक है, तो ये वाक्य क्या हो गया हमारा, सकर्मक। सकर्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अकर्मक क्या होते हैं और सकर्मक क्या होते हैं। अब इसके और वाक्य ले लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सकर्मक में कौन कौन से चीजें आती हैं और अकर्मक में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमने वाक्य देख लिया। अब हम थोड़े मतलब आगे और वाक्य देखने से पहले एक चीज यहाँ पे देख लें कि अकर्मक में हमारी कौन सी क्रिया आती है और सकर्मक में कौन सी आती है। तो सबसे पहले हम सकर्मक की देख लें। इसमें आएगा हमारा खाना, बनाना, पकाना, पढ़ना, लिखना, सुनना, गाना, खेलना आदि। ठीक है, सकर्मक में हमारी ये आ गई। अब अकर्मक में लिख लो, रोना, चलना, दौड़ना, जाना, उड़ना, जागना, जागना, रहना, सोना, सजना, सजना आदि। मतलब बहुत सारी इसमें आ जाएंगी, अकर्मक में भी और सकर्मक में भी। ठीक है, ये जो मैंने क्रियाएं लिखवाई हैं ये मतलब थोड़ी मोस्ट है, ये वाक्य में थोड़ी ज्यादा आती है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आगे देखते हैं वाक्य। अब आगे देखते हैं वाक्य। अब देखो, हमने दो वाक्य पीछे देखे, अब थोड़े से और देख लेते हैं उदाहरण। तो इसमें पहला लिखो, राम बाजार जा रहा है, जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। आगे लिखो दूसरा, आकाश, आकाश दिन भर खेलता रहता है, खेलता रहता है। ठीक है,
आगे लिखो तीसरा, सलोनी, सलोनी रोज स्कूल आती है। आगे लिखो, अजय, अजय गाना गाता है। और लिखो, इसमें हमने सकर्मक क्रिया के जो सकर्मक में जितनी भी क्रिया थी वो देख ली थी मोस्ट, और अकर्मक में जो थी वो देख ली थी। अब देखते हैं ये कुछ और वाक्य। पहला हमारा, राम बाजार जा रहा है। तो इसमें राम क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा कर्ता। ठीक है, और अब एक चीज आती है इसमें कि क्रिया जाना होगी या रहना होगी। तो इन चीजों में जो होती है उसमें ये वाली नहीं मानी जाती, क्योंकि जो इसमें मेन क्रिया है वो है जाना। तो क्रिया क्या हो जाएगी हमारी, जाना। ठीक है, तो बात क्या है, ये राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। तो राम बीच में लगाओ क्या, राम क्या जा रहा है, क्या जा रहा है राम। इसका मतलब हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अकर्मक, अकर्मक। तो अगला वाक्य है हमारा, आकाश दिन भर खेलता रहता है। तो इसमें आकाश जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्ता, खेलने खेलना हो जाएगा हमारा क्रिया, खेलना क्या हो जाएगी क्रिया। आकाश दिन भर खेलता रहता है, तो इसमें लगाओ कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाओ, आकाश क्या खेलता रहता है। तो इसमें देखो खेलने में एक तो दिन भर ये आ ही जाएगा, दिन भर खेलता रहता है। खेलने में फुटबॉल भी आ सकती है, क्रिकेट भी आ सकता है, हॉकी भी आ सकती है, मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी खेल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सकर्मक, सकर्मक क्रिया। अगला हमारा, सलोनी रोज स्कूल आती है। तो सलोनी क्या हो गई इसमें कर्ता, आना क्या हो गया इसमें क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाओ, क्या हो जाएगा, सलोनी क्या आती है। ठीक है, तो सलोनी क्या आती है, स्कूल आती है ना। लेकिन इसमें ये आना क्रिया है और जो जाना क्रिया है, आना, अगर जो आने की हम आने की जगह हम कर दे सलोनी रोज स्कूल जाती है, जाती है। तो अब देखो सलोनी क्या जाती है, क्या जाती है सलोनी, स्कूल थोड़ी ना जाती है, पैर थोड़ी ना जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो हो जाएगा हमारा अकर्मक। ठीक है, अगला है, अजय गाना गाता है। तो अजय हो गया हमारा कर्ता और क्रिया हो गई हमारी गाना, सॉरी क्रिया हो गई हमारी गाना, गाना ही हो जाएगी। तो इसमें अजय क्या गाता है, क्या गाता है अजय, गाना गाता है। कोई लोरी गाता होगा या कुछ और चीज। मतलब कहने का ये है कि इसमें कर्ता और क्रिया के बीच में जब हम इसमें क्या लगाकर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें जवाब मिल रहा है। तो क्या हो गया ये हमारा सकर्मक।
सकर्मक, सकर्मक क्रिया। अगला है वह फूल तोड़ता है। वह हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया, कर्ता। तोड़ना क्या हो गया हमारा, क्रिया। तो वह क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है, कोई लकड़ी तोड़ता है, कोई पेड़ तोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि क्या लगाने से हमें जवाब मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सकर्मक। ठीक है। अगला एकता सारा दिन सोती रहती है। तो एकता क्या हो जाएगा इसमें हमारा, कर्ता। सोना क्या हो जाएगा हमारा इसमें, क्रिया। ठीक है। इसमें जो मेन क्रिया हो जाएगी हमारी सोना हो जाएगी, एकता हो जाएगी हमारी कर्ता। तो एकता क्या सोती रहती है, क्या सोती रहती है सारा दिन, ये तो हमारा कर्म हो गया। तो एकता क्या सोती रहती है, नींद सोती रहती है, या पलक सोती रहती है, या आंखें सोती रहती है, क्या सोती रहती है। कहने का मतलब हमें इसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अकर्मक। ये हो जाएगा हमारा अकर्मक। अगला है बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तो कर्ता क्या हो जाएगा हमारा इसमें, बच्चे, और क्रिया क्या हो जाएगी, तोड़ना। तो बच्चा क्या हो गया इसमें हमारा कर्ता, तोड़ना हो गई हमारी क्रिया। तो बच्चे ने क्या तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, खिलौना, या कुछ और भी चीज ले लो, पेड़ तोड़ दिया, स्टूल तोड़ दिया, मतलब कुछ भी आ सकता है तोड़ने में। कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम क्या करके प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें उसका जवाब मिल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। ठीक है। तो इतनी बात तो आपने मतलब जान ली कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब देखो एक चीज और आती है इसमें सबसे, अब पढ़ेंगे हम इसमें कि सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सकर्मक क्रिया जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। कितनी, दो प्रकार की। पहला है एक कर्मक, एक कर्मक, सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। तो पहला क्या है हमारा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। नंबर 2 द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब बात ये आती है कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया मतलब एक कर्मक, एक कर्म, द्विकर्मक, द्विकर्म, इन चीजों को हम कैसे कैसे पहचानेंगे वाक्य में। तो उदाहरण ले लो इसके लिए। उदाहरण, पहला उदाहरण ले लो, हरीश सेब खाता है। हरीश सेब खाता है। तो देखो इसमें हरीश जो है, जो
ये, तो जो एक्स्ट्रा बचता है वाक्य में, जैसे कि कर्ता आ जाएगा हमारा, क्रिया आ जाएगा, और जो भी बचेगा वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। तो इसमें हमारा कर्म क्या हो गया, सेब, क्योंकि हरीश सेब खा रहा है। क्या कर्म कर रहा है, खाने का कर्म कर रहा है, यानी कि सेब को खा रहा है। तो इसमें कितने कर्म हैं, कितने कर्म हैं इसमें, एक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी ये, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आई। अगला देखो आप, अगला वाक्य लिखो। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, क्या है हमारा अगला, नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। तो इसमें नवीन क्या हो गया हमारा, कर्ता, पढ़ाना क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई, और जो कर्म है वो क्या हो गया, छात्रों को। किसको, छात्रों को। तो इसमें कितना, ये कौन सा वाला हो गया हमारा, एक कर्मक हो गया या दुई कर्मक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक कर्मक, एक कर्मक। ठीक है, अब अगला लिखो, तीसरा। दीपा ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। अगला क्या है हमारा, दीपा ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो दीपा क्या है इसमें, कर्ता, पढ़ाना क्या हो गया हमारा, पढ़ाई, क्रिया। अब देखो इसमें एक ये है और एक ये, कितने कर्म नजर आ रहे हैं हमें, इसमें दो कर्म नजर आ रहे हैं, एक तो छात्रों और एक हिंदी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द्विकर्मक। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। अगला लिखिए, चौथा। सिद्धि ने नवीन को वचन दिया, वचन दिया। क्या लिखा, सिद्धि ने नवीन को वचन दिया। तो इसमें सिद्धि क्या हो गई हमारी, कर्ता, देना क्या हो गई, क्रिया, और हमारे कर्म क्या हैं, एक नवीन और एक वचन। तो क्या हो गई है हमारी, द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, पुस्तक दी। ठीक है, इसमें दुकानदार क्या हो गया हमारा, कर्ता, देना क्या हो गया हमारा, क्रिया। ठीक है, दुकानदार क्या हो गया, कर्ता, देना हो गई हमारी क्रिया। कर्म क्या क्या बच्चे, एक ग्राहक और एक पुस्तक। तो सबसे पहली बात ये हो जाएगा हमारा द्विकर्मक। क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। ठीक है,
अब इसमें एक चीज और निकल के आती है। देखो द्वि कर्मक में जैसे हमने ये वाक्य देखा, इसमें दो कर्म थे, छात्र और हिंदी। ये देखा, इसमें भी दो कर्म थे, नवीन और वचन। ये देखा है, इसमें भी दो कर्म हैं, ग्राहक और पुस्तक। ग्राहक और पुस्तक। तो इसमें एक चीज और आती है। देखो ये कर्म जो होते हैं, कर्म जो होते हैं, इसमें पहला वाला जो कर्म होता है, जैसे कि ये ग्राहक है, इसमें छात्र है और इसमें नवीन है। तो ये पहला वाला जो कर्म होता है हमारा, ये होता है सजीव कर्म। क्या होता है? सजीव कर्म। ठीक है। और जो ये दूसरा वाला होता है, ये होता है निर्जीव कर्म। निर्जीव कर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहला वाला हो गया हमारा सजीव कर्म, दूसरा वाला हो गया निर्जीव कर्म। अब एक बात और आती है कि इसमें पहला वाला ही क्यों सजीव कर्म होता है और लास्ट वाला ही क्यों निर्जीव कर्म होता है। तो इसमें सबने देखा होगा, देखो ये वाला वाक्य लिखा था हमने, इसमें क्या था? दीपा ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो पहला वाला क्या है हमारा? छात्र। छात्र निर्जीव तो नहीं हो सकते, सजीव ही होंगे। छात्र निर्जीव नहीं हो सकते, सजीव ही होंगे। और ये अगला था इसमें नवीन को वचन, यानी कि पहला कर्म है हमारा नवीन, और नवीन किसी व्यक्ति का ही नाम है, तो ये हमारा सजीव कर्म ही होगा। और वचन, वचन है हमारा निर्जीव। ठीक है, क्योंकि वचन में ना ही प्राण होती है, ना ही वो श्वास लेता है। इसी प्रकार हिंदी, हिंदी जैसे कि माना मैंने ये नोटबुक है, मान लो इसको ये हिंदी की बुक है, ये ना ही प्राण लेती है ना ही श्वास लेती है, मतलब ये सजीव नहीं है। अगला है हमारा ग्राहक। ग्राहक कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला हो सकती है। कहने का मतलब ये है ग्राहक जो होगा वो सजीव ही होगा। और पुस्तक, जैसे मैंने अभी बताया, पुस्तक निर्जीव ही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला जो कर्म होता है वो होता है सजीव कर्म, और दूसरा जो होता है वो होता है निर्जीव कर्म। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और आती है। ये जो हमारा प्रथम जो कर्म है यानी सजीव जो कर्म है, ये अप्रत्यक्ष कर्म होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष, या इसको हम अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और ये निर्जीव कर्म जो होता है इसको हम प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, जो ये सजीव कर्म होते हैं इनको हम गौण कर्म भी बोलते हैं। गौण कर्म। क्या बोलते हैं सजीव कर्म को? गौण कर्म भी बोलते हैं। और जो ये हमारा निर्जीव होता है, एक तो हो गया इसमें कि प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, इसको हम मुख्य कर्म भी बोलते हैं। मुख्य कर्म। देखो मुख्य कर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। सबसे मेन बात क्या आ रही है इसमें? पुस्तक। क्या दिया है उसने? पुस्तक दी है, इसलिए ये हो गया हमारा मुख्य कर्म। अब एक बात और आती है कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये सजीव कर्म है और ये निर्जीव कर्म है। तो सजीव कर्म में लिखो, अब इसमें एक बात और आती है। इतनी बात पता चल गई कि सजीव कर्म हमारा अप्रत्यक्ष कर्म होता है और इसको गौण कर्म भी कहते हैं। अगला है हमारा ये पुस्तक, ये दूसरा जो कर्म है ये निर्जीव कर्म होता है, इसको प्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं और मुख्य कर्म भी बोलते हैं। एक चीज और आती है कि हम सजीव कर्म की और निर्जीव कर्म की पहचान कैसे करेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगी कि ये सजीव कर्म है और ये निर्जीव। तो सजीव कर्म में क्या होता है, इसमें कौन या किसको, कौन या किसको लगाकर
कौन या किसको लगाकर, कौन या किसको लगाकर देखते हैं, देखते हैं। मतलब जब हम सजीव क्रिया की पहचान करेंगे तो वह इस प्रकार करेंगे कि इसमें कौन या किसको लगाकर देखेंगे। कौन या किसको लगाकर देखने से ही हमें पता चलेगा कि ये सजीव क्रिया है या निर्जीव। ठीक है, अगला है हमारा पुस्तक यानी कि निर्जीव क्रिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लगाकर, क्या लगाकर, क्या लगाकर पहचान करते हैं, क्या लगाकर पहचान करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। देखो जैसे कि कौन है किसको है, तो इसमें लगाओ दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। अब इसमें ग्राहक छोड़ दो, दुकानदार ने किसको लगाओ इसमें कि दुकानदार ने किसको पुस्तक दी, तो किसको दी, ग्राहक को दी। ठीक है, आ गया हमारा। अगला है क्या, तो क्या निर्जीव वाले में लगाओ कि दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी या क्या दिया, तो क्या दिया, पुस्तक। ठीक है, आंसर मिल रहा है। तो ये सारी बात हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं हमारे दो, एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। ठीक है, इसके हमने वाक्य देख लिए, सजीव कर्म देख लिया, निर्जीव कर्म देख लिया। अब आगे देखते हैं कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कितने भेद पढ़े थे हमने, दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता है, लिखिए अगला, संरचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। ठीक है, तो संरचना वैसे तो वैसे अगर इनको बोला जाए जो सही मायने में होते हैं ये, वो प्रयोग के आधार पर ही होते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में ये संरचना के आधार पर भी आ जाते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से लिखेंगे, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है पहली हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। चौथी है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। और सबसे लास्ट है 5वीं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो हमारी संरचना और प्रयोग के आधार पर कितनी क्रिया होती हैं, 5 क्रिया होती हैं। पहली पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी है हमारी नाम धातु क्रिया, 5वीं कृदंत क्रिया और चौथी कृदंत क्रिया और 5वीं संयुक्त क्रिया। अब इसमें संयुक्त क्रिया के भी भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया हमारी इन 5 क्रिया में सबसे बड़ी क्रिया है। इसके भी भेद होते हैं 11। ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया।
लिखिए पहली पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पहले इसकी परिभाषा लिखिए कि पूर्वकालिक क्रिया हम कहते किसको हैं। तो लिखिए इसमें जब एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य, जब एक कार्य के होने के, यहाँ पे एक चीज और लिख लो, तुरंत बाद दूसरा कार्य भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब एक कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य भी होना पाया जाए या फिर दूसरा कार्य भी होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके उदाहरण देखो, सबसे अच्छा समझ में आता उदाहरण से। उदाहरण लिखिए इसमें, जैसे कि मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर सो गया। तो देखो, मोहन खाना खाकर, यानी कि पहले उसने खाना खाया, ठीक है, उसके तुरंत बाद सो गया। तो इसमें क्या हुआ है? पहले तो उसने एक कार्य पूर्ण करा है, खाना खाने का, उसके बाद मतलब तुरंत बाद सो गया, यानी कि तुरंत बाद उसने दूसरा कार्य करा, सोने का। ठीक है, समझ में आ गया? पहले उसने खाना खाया, खाना खाकर तुरंत सो गया। अगला लिखिए, हरीश पढ़कर खेलने लगा। हरीश पढ़कर खेलने लगा। तो हरीश ने पहले क्या करा है? पढ़ा है, उसके बाद खेलने लगा। दो कार्य हो रहे हैं। अगला लिखिए, अजय नहाकर सो गया। ठीक है, क्या है? अजय नहाकर सो गया, यानी कि अजय पहले नहाया है, उसके तुरंत बाद सो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमारी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब एक कार्य के होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है या दूसरे कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। स्टॉप कर ले। ठीक है, तो नंबर 2 है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 1 पढ़ लिया हमने, नंबर 2 है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें लिखो, जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए,
अन्य व्यक्ति। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है हमारी? जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण से और भी अच्छा समझ में आएगा। पहला, सुनीता ने अजय से सब्जी मंगाई। ठीक है, क्या है? सुनीता ने अजय से सब्जी मंगाई। तो सुनीता, ठीक है, क्या है ये? हमारी कर्ता। अब ये जैसे कि मुझे मान लो मैं किसी बच्चे से कह रही हूँ कि आप पानी ले आओ। ठीक है, तो मैंने किसी अन्य व्यक्ति से बोला है कि आप पानी ले आओ, तो यही इसी में है प्रेरणार्थक क्रिया में। ये सुनीता बोल रही है अजय से कि सब्जी ले आओ, यानी कि सुनीता ने अजय से सब्जी मंगाई। ठीक है, अगला लिखो, एकता ने दीक्षा से झाड़ू लगवाई। ठीक है, मतलब एकता है, ये किसी अन्य व्यक्ति से कह रही है कि आप झाड़ू लगाओ। कहने का मतलब ये है एकता ने दीक्षा से झाड़ू लगवाई। ठीक है, इन्हीं से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अगला देखो आप, अगली है हमारी नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु क्रिया। लिखो, नंबर 3, नाम धातु क्रिया। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान लिखो। वे क्रिया, लिखो, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनती है। विशेषण से बनती है। अगली क्या हमारी? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनती है। उदाहरण लो इसके। उदाहरण जैसे लाठी। तो लाठी क्या है हमारी? क्या है लाठी? लाठी है हमारी संज्ञा शब्द, क्योंकि ये एक वस्तु है। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वे होती हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लाठी क्या है हमारी? वस्तु है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। अब इससे हमें नाम धातु क्रिया बनानी है, तो संज्ञा से नाम धातु क्या बनेगी हमारी? लाठी से लठियाना। लठियाना क्या बनेगी? लठियाना। अगला ले लो, नंबर 2, लंगड़ा। तो लंगड़ा क्या है हमारा? क्या है लंगड़ा? लंगड़ा है हमारा विशेषण, क्योंकि ना ही ये संज्ञा है और ना ही सर्वनाम है। तो ये हो गया हमारा विशेषण। तो लंगड़ा से हमारी नाम धातु क्या बनेगी? लंगड़ाना। ठीक है, क्या बन गई? लंगड़ाना। अगला ले लो, तीसरा, ये हो गई हमारी संज्ञा। इधर लिख लो, संज्ञा से
ये हो गई सर्वनाम से। अब तीसरा ले लेंगे हम, नहीं ये हमारी विशेषण से, सॉरी विशेषण से। क्योंकि लंगड़ा जो है ये हमारा विशेषण है। एक और ले लेंगे हम, एक और ले लेंगे हम अपना। अपना, अपना क्या है हमारा? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? यह वह जो सो, अपना, उनका, उसका, तुम्हारा, हमारा, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये हमारा सर्वनाम है अपना। अपना से क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन ये किससे बना है? सर्वनाम से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है। पहला ले लिया था हमने लाठी। लाठी क्या है? हमारी संज्ञा। तो लाठी से बन जाएगा लठियाना, लंगड़ा से बन जाएगा लंगड़ाना, और अपना से बन जाएगा अपनापन। ऐसे ही संज्ञा के और भी शब्द हो सकते हैं, लाठी की जगह कुछ और भी हो सकता है, ऐसी विशेषण में और इसी प्रकार सर्वनाम में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगली क्रिया क्या है हमारी? कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत क्रिया नंबर 4। कृदंत क्रिया। बहुत गर्मी हो रही है।